लोग बाग पतंग उड़ाना बहुत पसंद करते हैं और उसमें भी अब क्या कंपटीशन हो जाता है कि मैं आपका पतंग काटूंगा और उसके लिए ग्लास कोटेड जो थ्रेड है यानी कि मांझा हम बोलते हैं, तो मांझा यूज़ किया जाता है। मांझा बहुत बारीक होता है और यूजुअली बहुत दूर से दिखता नहीं है। तो बर्ड जब वो उड़ के जा रहा होता है तो उसका जो पंख है, वो फेदर उसका पूरा जो है पंख पूरा ऐसा खुल के रखता है। तो जब वो जा रहा है और थ्रेड है यानी कि मांझा है, तो उसको दिखेगा नहीं। जब वो बहुत नज़दीक जाता है, जब तक उसको पता चलता है, वो अपने आप को घुमाने की कोशिश करता है। तो यूजुअली हेड तो वो बचा ले पाता है, लेकिन वो उसके जो पंख है, पंख पे आ जाता है और पंख कट होते ही उसका पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है और इस वजह से उसका वो जब नीचे आता है तो बहुत तरीके की इंजरीज देखने को मिलता है। अभी इसका सॉल्यूशन क्या कि पतंगबाजी बंद कर दे क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। पीकॉक के बारे में बात किया था कि जब ऐसे कोई जिसे हम आप शेड्यूल्ड बर्ड्स बोलते हैं, तो वो क्या है, थोड़ा अगर आप थोड़ा बता सके हमको, और ऐसा अगर कुछ होता है तो क्या करना चाहिए। कोई भी बर्ड जब आपके पास में आता है या आपको ऐसा दिखता है कि एक अलग टाइप का जो बर्ड है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें, उसको हैंडल करने नहीं जाए। क्योंकि अगर ये नहीं मालूम है कि ये कौन सा शेड्यूल्ड बर्ड है और आप उसमें कुछ करने जाते हैं और अगर कुछ मिस हैपनिंग आता है तो उसमें पूरा केस बनता है। Welcome to another episode of Homeo Mitra Vartalap, and today's Vartalap is going to be about a topic which is related to veterinary sciences, in that specifically related to birds. Okay, and there is a super specialty within that, which is traumatic injuries to birds. And for this, we have with us someone who has been there, done that kind of work, Dr. Swarupananda Sarkar. Technically, he is a homeopathic doctor. He practices homeopathy, he teaches homeopathy, but then he also does this work with birds. So स्वरूप जी बताइए कि ये सब में बर्ड्स कहाँ से आ गए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। इसको जानने के लिए थोड़ा सा मेरा जो जर्नी है वो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। मेरा यूजी के जो ट्रेनिंग मेरा चल रहा था, उस टाइम पे मेरे कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो फॉरेस्ट में पीएचडी वो लोग कर रहे थे, तो उनका कॉल आता है कि जंगल में सेंसस होते हैं, मैनुअल सेंसस, तो उसमें बैठना है। तो मुझे लगता है कि हम हर एक इंसान जो है वो नेचर से जुड़ा हुआ है और शायद आज के भागा दौड़ी ज़िंदगी में नेचर में जाने के लिए अगर कोई मौका मिलता है तो कोई छोड़ता नहीं है। तो मुझे जाने का मौका मिला और सेंसस में 24 घंटे जंगल में जब गुजारे तो उसके साथ में एक अलग ही लगाव होना शुरू हुआ। फिर जब मुझे मौका मौका मिला और मैं सेंसस में गया। सेंसस में वाइल्ड लाइफ का जो जनगणना होता है उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, वो स्टैटिस्टिकली वो सारा देखा जाता है, उसको फुलफ़िल किया तो नेचर के साथ जुड़ने का मौका मिला। इसी को चलते हुए मैं फिर पीजी करने बॉम्बे गया और बॉम्बे में मेरा 3 साल रहा। उसमें जो भी छोटी-मोटी चीज़ें जो मैं वहाँ कर सका वो हुआ। वापस आने के बाद में फिर मैंने, क्योंकि जयपुर जो है ये पतंगबाज़ी के लिए बहुत फ़ेमस है सकरात के टाइम पे। तो उस टाइम पे मांझे से बर्ड्स बहुत इंजर्ड होते हैं और चूँकि कई सालों से मैं नेचर से के साथ जुड़ा हुआ था तो एक सेंसिटिविटी उसके लिए था। तो जब ये सब देखा कि उसमें बर्ड्स जो है वो इंजर्ड होते हैं और पतंगबाजी के उस एन्जॉयमेंट के उसमें अगर एक नेचर से जुड़ने की जगह हम नेचर में ही अगर कुछ हार्म कर रहे हैं तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। फिर कुछ लाइक माइंडेड जो पीपल वो आपस में जुड़े हम लोग और हमने जुड़कर कुछ हम कर सकते हैं क्या, ऐसा हमने प्रयास किया। तो उस टाइम पे फिर हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप किया, एक एनजीओ हमने 2018 में हमने रजिस्टर्ड किया, इको रेस्क्यूअर फाउंडेशन करके, और उसमें हम सब लोग उसके साथ आगे बढ़े और हम लोगों ने उस टाइम पे यानी कि सकरात का जो टाइम है यानी कि 14 जनवरी उसके आसपास के टाइम पीरियड में हमने कैंप ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। थोड़ा डिफ़िकल्टी पार्ट था क्योंकि लोग बहुत कम थे, लेकिन वेटरनरी डॉक्टर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया और उनके साथ में हम लोग आगे बढ़े कि कैसे हम लोग बर्ड्स को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ से जर्नी हमारा जुड़ा बर्ड्स के साथ में।
आप इस बारे में थोड़ा हमें बताइए, क्योंकि आप ट्रॉमा में काम करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, बर्ड्स और ट्रॉमा, इसका ये क्या होती है चीज़, क्या लोगों को मालूम होना चाहिए इसके बारे में? सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि बहुत कॉमनली अब पतंगबाजी में अगर हम बात करें तो लोग बाग पतंग उड़ाना बहुत पसंद करते हैं, और उसमें भी अब क्या कंपटीशन हो जाता है कि मैं आपका पतंग काटूंगा, और उसके लिए ग्लास कोटेड जो थ्रेड है यानी कि मांझा हम बोलते हैं, तो मांझा यूज़ किया जाता है। मांझा बहुत बारीक होता है और यूजुअली बहुत दूर से दिखता नहीं है। तो बर्ड जब वो उड़ के जा रहा होता है तो उसका जो पंख है वो फेदर उसका पूरा जो है पंख पूरा ऐसा खुल के रखता है। तो जब वो जा रहा है और थ्रेड है यानी कि मांझा है तो उसको दिखेगा नहीं। जब वो बहुत नज़दीक जाता है, जब तक उसको पता चलता है, वो अपने आप को घुमाने की कोशिश करता है। तो यूजुअली हेड तो वो बचा ले पाता है, लेकिन वो उसके जो पंख है पंख पे आ जाता है, और पंख कट होते ही उसका पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है, और इस वजह से उसका वो जब नीचे आता है तो बहुत तरीके की इंजरीज देखने को मिलता है। और आई थिंक आज तक हम लोगों ने 1000-1500 से ऊपर तो सिर्फ कैंप में हम लोगों ने रेस्क्यू और ट्रीटमेंट किए हैं। उसमें जो मेजरली देखने को मिला है वो विंग इंजरी होता है, और वो विंग इंजरी कट की वजह से उसमें कितने लेवल पे कट हुआ है। इवन कई बार तो ऐसा भी होता है कि बर्ड का पूरा पंख कट जाता है और वो फिर पूरी लाइफ वो उड़ नहीं पाता है। तो लाइफ टाइम केयर के लिए उसको फिर रखना पड़ता है। और सिर्फ ये किस वजह से, सिर्फ हमारे कुछ वो पतंगबाजी के मज़े की वजह से ये चीज़ें देखने को मिलता है। तो ये जो ट्रॉमा है, ये ट्रॉमा बर्ड्स में उस दौरान में देखने को मिलता है। अभी इसका सॉल्यूशन क्या कि पतंगबाजी बंद कर दे क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि इसका अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो बर्ड्स का जो निकलने का या विचरने का जो टाइम है, उसको अगर हम अवॉइड करें तो इस तरीके के कैजुअलिटीज़ को हम बहुत कम कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। सुबह का जो समय होता है, बहुत सुबह-सुबह का जो समय होता है, वो जो बर्ड्स होते हैं कॉमनली वो लोग बाहर निकल के अपने फूड के लिए, बच्चों के लिए फूड के लिए वो लेने के लिए वो बाहर निकलते हैं। तो उस समय में उनका जो उड़ना है वो वातावरण में या हवा में उड़ने का ज़्यादा चांसेस रहता है और वो लोग निकलते हैं। तो ये जो समय अगर हम अवॉइड करें, दूसरा जब वो वापस शाम को घर जाते हैं, अगर ये 2 समय अगर हम अवॉइड कर दें, तो पतंगबाजी हम लोग भी एन्जॉय कर सकते हैं और वो भी अपने लाइफ को एन्जॉय कर सकते हैं। सुबह का जो ये टाइम है, सुबह ऑलमोस्ट 4-5 बजे से लेके और 9 या मैक्सिमम 10 बजे तक उनका मैक्सिमम उड़ने का जो है रहता है, वो ये रहता है। शाम को जब वो वापस जो घर में अपने जाते हैं, वो जो समय है, वो शाम को ऑलमोस्ट 4-5 बजे से लेके और शाम को 6, 7, 8 अलग-अलग, अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो अलग-अलग जगहों पर सूर्यास्त जो है और सूर्य उदय का जो टाइम है वो अलग-अलग है। उसको ध्यान में रख के इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि वो 3-4 घंटे का टाइम जो है सूर्यास्त और सूर्योदय का जो टाइम है, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर अवॉइड करते हैं, तो हम बर्ड्स को बचा सकते हैं, उनकी लाइफ़्स को बचा सकते हैं और हम भी एन्जॉय कर सकते हैं। दूसरा कि चाइनीज़ मांझा तो पूरे देश में बैन है, तो वो उसको अगर किसी भी जगह पर कैसा भी अगर इल्लीगल भी है या पुराना कोई पड़ा हुआ है, उसको बिल्कुल भी काम में ना लें। और जो ग्लास कोटेड थ्रेड यानी कि इसको मांझा बोलते हैं, कोशिश करें कि हमारी थोड़ी-सी खुशी और उसके लिए हम लोग उसको भी अगर हम अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। जो सफ़ेद धागा जो आता है, हम उसके साथ में एन्जॉय करेंगे तो वो बर्ड्स को ऐसा इतना हार्म नहीं करते हैं, उससे बचा जा सकता है। दूसरा, सफ़ेद धागा बहुत दूर से विज़िबल होता है, तो वो अपने आप को बचा पाता है। तो इसलिए सबसे मैं यही गुज़ारिश करूँगा, आप सब लोगों से मैं यही गुज़ारिश करूँगा कि आप खुद भी एन्जॉय करें, धागे का यानी सद्दा जो हम लोग बोलते हैं उसका हम लोग काम में लें, तो हम लोग बर्ड बचा सकते हैं, उनको इंजर्ड होने से बचा सकते हैं और हम भी एन्जॉय कर सकते हैं। ओके। हम थोड़ा टेक्निकल चीज़ों में जाएँ उसके पहले मुझे समझना था कि केवल पतंगबाजी से ही होता है या और भी कारण होते हैं जो इंजरी होती है उनको, बर्ड्स को? देखिए, ये जो मैंने आपको बताया, जो हम लोग कैंप लगाते हैं, ये स्पेसिफिकली इस टाइप का इंजरी उस दौरान में देखने को ज़्यादा मिलता है। लेकिन सिर्फ ऐसा ही है या इतना ही ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें
तो पूरे भारतवर्ष में सिर्फ कुछ ही जगह हैं जहाँ बड़े लेवल पे पतंगबाजी होती है, बाकी जगहों पे नहीं है। आज अगर हम बड़ी सिटीज़ की बात करें तो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स वहाँ होती हैं, वहाँ कबूतर बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं, तो कबूतर घर में आ जाते हैं। तो वहाँ पर पंखे से लग के या कट के अपने को देखने को मिलता है। तो उसमें इंजरीज़ के टाइप थोड़े अलग हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो है विंग इंजरी से ज़्यादा उनके बोन्स पे या उनकी हड्डियाँ जो हैं वो फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रादर देन आपका जो विंग इंजरी वाले इंजरीज़ हैं, ये सब देखने को मिलता है। ये सबसे कॉमन ये होते हैं। इसके अलावा जो देखने को मिलते हैं कि अगर कोई बर्ड कहीं आराम से बैठा है तो और उस पे बिल्ली या कोई और जानवर ने अटैक किया और वो पूरा नहीं पकड़ पाया, थोड़ा बहुत इंजरी हुआ है, तो ये वाले उसमें देखने को मिलता है। अगर पंखे या इस तरीके का थोड़ा सा कुछ इंजरी हुआ है और वो कहीं आइसोलेट होके बैठा है, तो ऐसे में भी बाकी जो जानवर हैं, बड़े जानवर जो बर्ड्स खाते हैं, उनका अटैक होकर वो सब इंजरीज हमको देखने को मिलता है। ये सबसे कॉमन इंजरीज है। इसके अलावा जो कुछ इंजरीज हैं वो है इंट्रा स्पीसीज कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, यानी कि बर्ड्स में भी आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, तो वो एक दूसरे को इंजर्ड करते हैं। तो इस तरीके के जो है वो कुछ कॉमनली देखने को मिलता है। और पिंजरे में कुछ जो बर्ड्स रहते हैं उनमें भी आपस में कई बार ऐसा एक दूसरे को अटैक करने का जो इंजरीज मिलते हैं। ये कुछ कॉमन इंजरीज हैं जो हमको सोसाइटी में देखने को मिलता है। एक बार जब बर्ड को इंजरी होता है, वहाँ से लेके जो भी ट्रीटमेंट होता है या उसका क्या क्या, जिसको हम बोलते हैं ना कि जब इंजरी हुआ उसके बाद ट्रीटमेंट किया, तो फिर आगे क्या है? जैसे अभी इंसानों में होता है कि अगर उनको इंजरी हुआ तो हॉस्पिटल में लेके गए, अगर फ्रैक्चर हुआ तो उनका ऑपरेशन होता है, टाँके लिए जाते हैं अगर स्किन में इंजरी है तो। फिर उनको थोड़े दिन अगर हॉस्पिटल में रखेंगे या तो भर्ती कर मतलब रखते हैं या तो फिर घर पे लेके जाते हैं। बहुत क्रिटिकल इंजरीज होते हैं, ब्रेन इंजरीज वगैरह होते हैं, तो कुछ कुछ केसेस में डेथ भी हो जाता है। ये यूजुअली ह्यूमन आउटकम रहते हैं। कुछ कुछ में रिहेबिलिटेशन करना पड़ता है इंजरी के बाद में। तो बर्ड्स में क्या होता है जब जो पंछी रहते हैं उनमें जब ये उनको घाव होते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है? थोड़ा एक साधारण भाषा में अगर आप हमें समझा सके। मेरे ख्याल से हम जो ह्यूमन हैं, हम लोगों ने हर किसी ने एक ना एक बार हॉस्पिटल का दौरा किया रहेगा। तो अगर हम ट्रीटमेंट प्रणाली की बात करें, चिकित्सा प्रणाली की अगर बात करें, तो वो लगभग एक जैसा देखने को मिलता है। जिसमें अगर मैं कैंप की बात करूँ तो कैंप में हमको मेजरली जो है विंग इंजरी हमको देखने को मिलता है। तो उसके लिए हमारे पास वेटरनरी डॉक्टर्स की टीम होती है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास वेटरनरी डॉक्टर्स आते हैं। तो उनका विंग इंजरी का स्विचर्स वहाँ पे लिया जाता है, उनको टाँके लगाए जाते हैं। इसके अलावा अगर मसल इंजरी वगैरह भी है, उसमें भी उनको इस तरीके से टाँके लगा के उसको किया जाता है। फिर बोन इंजरी अगर देखने को मिलता है तो उसमें पिनिंग, जैसे अगर आपने सुना होगा कि हड्डी टूट गया तो रॉड लगाया है, ये बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है। तो चूँकि ये बर्ड्स जो हैं उनके बहुत पतली जो बोन्स होती हैं, तो उनमें रॉड की जगह पिन लगाए जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड पिनिंग। तो उनमें वो पिनिंग लगा के फिर उसको रोका जाता है और देन उनको ड्रेसिंग्स किए जाते हैं। और उनके जो ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग का कुछ टेक्निकल तरीका होता है, क्योंकि उनको सांस लेना है, क्योंकि अगर विंग को इजीली छोड़ दिया, क्योंकि हमारे तो ऐसे बांध देते हैं, बर्ड्स को ऐसे नहीं बांध सकते, उनको बॉडी के साथ बांधना होता है। तो बॉडी को टाइट नहीं बांध सकते क्योंकि वो उसको सांस नहीं ले पाएगा, लूज रहेगा तो वो फड़फड़ाएगा। तो ये थोड़ा टेक्निकल इशू रहता है। यहाँ से ट्रीटमेंट के बाद में उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। तो कुछ दिनों तक वो एक शेल्टर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और उसमें उसको ट्रीटमेंट, मेडिसिन्स, फूड और पानी, ये सब उसको प्रोवाइड किया जाता है। और स्पेसिफिकली उसमें कोडिंग के साथ में उनको दिया जाता है, क्योंकि जब एक साथ कैंप में बहुत सारे बर्ड्स होते हैं तो उसमें उनको कोडिंग किया जाता है, उनके टैग लगाया जाता है। उस कोडिंग के साथ उनका आईपीडी पेपर यूजुअली तैयार होता है। अब उस आईपीडी पेपर के अकॉर्डिंगली किसको किस टाइप का विंग इंजरी है और जो वेटरनरी डॉक्टर हैं उन्होंने क्या क्या मेडिसिन रिकमेंड किया है उनको देने के लिए, तो उनका भी राउंड होता है और वो मेडिसिन उनको प्रॉपरली दिए जाते हैं। फिर कुछ दिनों तक उनके जो इंजरीज हैं उनको सुपरवाइज किया जाता है कि उनका किस तरीके का हीलिंग है,
कोई इन्फेक्शन तो अदर नहीं हो रहा है, सेकेंडरी इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, उनका जो जो स्विचर है वो स्विचर तो नहीं खुल रहा है। तो और इसके अलावा और कुछ तो, क्योंकि ब्लड लॉस होता है तो उसकी वजह से उनको कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। हाइपोवॉल्यूमिक, अगर मतलब ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है तो उसकी वजह से कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। ये एटलीस्ट फर्स्ट 24 आवर का एक अलग सुपरविज़न उसका रहता है। और उसके बाद में सुपरविज़न थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं हो रहा है। यूजुअली 5 से 7 दिनों में देखने को मिलता है, उनका हीलिंग बहुत अच्छे से हो जाता है। उसके बाद में फिर वो उनको उड़ने के लिए वो तैयार रहते हैं। लेकिन चूँकि एक इंजरी होके कोई आया है तो उससे पहले ये देखा जाता है कि वो कैसे उड़ पा रहा है। तो इसके लिए एक एरिया तैयार किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पर्चिंग एरिया। पर्चिंग एरिया एक छोटा क्लोज एक मतलब ऐसा एरिया कि जहाँ पर वो उड़ सके, तो उसमें उसके स्टेप्स बनाए जाते हैं। लाइक एक अगर ग्राउंड स्टेप है, उससे 1 फीट या 2 फीट के ऊपर में एक स्पेस ऐसा बनाया जाएगा, फिर एक स्प्लिट स्टेप बनाया जाएगा। क्योंकि बर्ड्स जो है वो अगर उड़ नहीं पाता है तो जंप कर पाता है, तो वो जंप कर पा रहा है या थोड़ा उड़ भी पा रहा है। तो वहाँ पर जब इन बर्ड्स को जब छोड़ा जाता है तो उनको ऑब्जर्व किया जाता है कुछ दिनों तक कि वो किस लेवल तक वो ऊपर जा पा रहा है। तो जो फुल हाइट जो ले पाता है, फिर उनको मतलब रिलीज़ किया जाता है। रिलीज़ का भी एक बहुत स्पेसिफिक पैटर्न होता है। लाइक अगर उनको जहाँ से रेस्क्यू किया है वहीं उसके आसपास के एरिया में उनको छोड़ना होना होता है। जैसे अगर कोई इंसान अगर रेस्क्यू हुआ दिल्ली से, अगर हम उसको जब ट्रीट करके अगर हम केरला में ले जाके रिलीज़ कर देंगे तो उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। तो इसी तरीके से अगर कोई बर्ड किसी स्पेसिफिक एरिया से अगर वो हुआ है तो इट मीन्स उसका जो जो घर है वो वहीं कहीं है, वो अपने आसपास ही फूड वो वगैरह सर्च करता है। तो इसलिए उसको रिलीज़ जो है वो उसी एरिया में किया जाता है, जिससे कि वो जब लौटता है तो वो अपने घर लौट सके। और इनको रिलीज़ करने का भी एक तरीका ये है कि जो बर्ड्स जो है सुबह में निकलते हैं और अपने फूड के लिए, तो उनको मॉर्निंग के जस्ट बाद में, यानी कि 8-10 बजे के आसपास में उनको रिलीज़ किया जाता है, क्योंकि वो उनके घूमने का टाइम होता है, शाम को उनको वापस जाने का टाइम होता है। अगर शाम को उनको हम रिलीज़ करेंगे तो, और उनको ये वो ओरिएंट नहीं है अभी, क्योंकि वो पहले एक पिंजरे में था, फिर एक पर्चिंग एरिया में था जो एक नया एनवायरनमेंट था। अब छोड़ेंगे तो उसको नहीं समझेगा कि मुझे घर का कौन सा एरिया में जाना है। दिन में रिलीज़ करने से वो उस एरिया को कि हाँ ये मेरा एरिया आइडेंटिफाई करता है, शाम को वो घर जा पाता है। सेम उल्टा जो ऐसे बर्ड्स जो रात में घूमते हैं, विचरते हैं, जैसे कि हम बहुत कॉमनली जानते हैं उल्लू। उल्लू में भी वैराइटीज़ है, लेकिन कॉमनली हम उसकी बात कर रहे हैं। उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया, ये रात में विचरते हैं। तो उनको फिर शाम को रिलीज़ किया जाता है, वो सेम पर्पज़ के लिए। ये कुछ टेक्निकल पार्ट रहता है। इसमें ऐसा होता है कि कोई बर्ड वैसे अगर इंजरी हुआ हो, रिकवर नहीं कर पाए, तो फिर वो बर्ड का क्या मतलब, कुछ जैसे उसको रखने के लिए कोई जगह रहती है, अडॉप्ट करते हैं, क्या करते हैं जो नहीं अगर वापस नेचर में जा पाता है? ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पीछे से। और नेचर में जिस तरीके का सपोर्ट आज की तारीख में नेचर को चाहिए, उतना टीम जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हेल्प करने के लिए बहुत एनजीओ सामने आते हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको अप्रिशिएट करता है, उनको हेल्प करता है। तो इस सब प्रोग्राम के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिशन देता है, स्पेसिफिक परमिशंस रहते हैं। और उस परमिशन के साथ में जब इस तरीके का कोई कैजुअलिटी ऐसा होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि विंग इंजरी इस लेवल पर हो गया कि उसका हाथ ही कट हो गया, अगर उसका पूरा विंग अगर कट हो जाएगा तो कभी उड़ नहीं पाएगा। तो ऐसे के लिए हर शहर में या ऑलमोस्ट बड़े शहर में ज़ू बनाए होते हैं। तो ज़ू में उन्होंने अपने सेक्शंस ऐसे बनाए होते हैं कि जहाँ पर ऐसे बर्ड जो कभी उड़ नहीं सकते हैं, तो उनके पूरे केयर के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ज़ू का जो सेक्शन है वहाँ पर वो रखते हैं। उनका पूरा खाना पीना, ट्रीटमेंट, क्योंकि उनके पास वेटरनरी डॉक्टर्स भी होते हैं, वो सब उसका मतलब केयर करते हैं ऐसा। तो उनके लिए ये सब सुविधा रहती है। तो हम लोग ट्रीटमेंट जब करते हैं
तो वो उनको इन्फॉर्म करते हैं, तो इन्फॉर्म करने के बाद में उनको वो हैंडओवर करते हैं, उनको पूरा ट्रीटमेंट डिटेल बताते हैं कि ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट इनको किया गया है और इनका ये रीज़न की वजह से ऐसा ऐसा विंग जो है वो एम्पूटेट किया गया है और वो उनके पास रहता है। तो ये जान के अच्छा लगा कि उनके लिए भी कोई सुविधा है कि जो बिल्कुल जैसे हम बोलते हैं ना कि फिजिकली चैलेंज हो जाते हैं बर्ड्स, उनके लिए भी ये सुविधा है। एक आपने होम्योपैथी के बारे में बताया था जब हमारा चर्चा हो रहा था इस पे कि इसमें होम्योपैथिक, क्योंकि आप खुद एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो आपने काफ़ी कुछ बातें की थी होम्योपैथी का जो इसमें काम है इंजरीज में घाव होते हैं जो पंछियों को, उसको वो समझने के पहले हम एक बात समझना चाहते हैं कि जो साधारण इंसान है जैसे मैं हूँ, मैंने तो ये चीज़ें पहली बार सुनी, मतलब मैं सुनता नहीं था तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता था कि ऐसा कुछ होता है। तो वो साधारण इंसान जिसको फिलहाल नहीं मालूम है या कोई नया इंसान है जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए अगर उसको कोई बर्ड इंजर्ड दिखे? आपने एक्चुअली 2 सवाल इसमें किए हैं, मैं एक-एक का जवाब देता हूँ। पहला सवाल आपने किया होम्योपैथी का इसमें हिस्सा। एक्चुअली जब हम लोग इसमें काम करते थे, हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में और एनजीओ के साथ में हम लोग ये एनजीओ एज़ ए एनजीओ हम लोग इसमें काम करते थे। तो जैसा वेटरनरी डॉक्टर का ऑर्डर होता था या एडवाइस होता था, उस तरीके से हम लोग करते थे। और चूँकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और काफ़ी मेडिकल पार्ट जो हम लोग वो कर चुके हैं और करते हैं, तो इसलिए शायद हमको समझने में ज़्यादा वक़्त उसमें लगा नहीं। तो वो हम उनके साथ में वो करते थे। हमेशा जो एक वेटरनरी डॉक्टर जो है वो हमारे साथ में ये सब उनके एडवाइस के अकॉर्डिंगली उनके सुपरविज़न में ये करते आए हैं। अभी जब हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो कैंप के लिए हमको एवीएन जो एक्सपर्ट हैं उनको हमें बुलाना होता है। तो फॉर्च्यूनेटली हमको ऐसे एवीएन डॉक्टर मिले जिन्होंने होम्योपैथी का सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ किए हुए थे वेटरनरी के साथ में। ये मुझको पहले नहीं मालूम था, उनसे पता चला। तो उनको ये महसूस हुआ कि हर पैथी के स्कोप और लिमिटेशंस हर पैथी के होते हैं। तो उन्होंने उसमें काम करके जहाँ पर जिस पैथी का स्कोप है उसको बर्ड्स में इंट्रोड्यूस करने का कोशिश किया। तो उनको बहुत अच्छे सक्सेस मिला और उन्होंने हमें भी बताया कि आप एज़ ए होम्योपैथी डॉक्टर हैं, तो उसको आप इन मेडिसिन्स को इस तरीके से, जैसे ह्यूमन में हम काम करते हैं, तो हमारे काफ़ी डिस्कशंस हुए इस पर कि इसमें इस मेडिसिन का स्कोप इस मेडिसिन के ज़्यादा अच्छा है। तो लाइक अभी अगर मैं बात करूँ कि जैसे इंजरी, कोई किसी बर्ड का अगर इंजरी हुआ, वो जब आके गिरता है, इतने ऊपर से जब वो डिस्टर्ब होके आके गिरता है, क्योंकि वो उड़ता है तो ये नहीं सोच के उड़ता है कि मुझे कोई इंजरी होगा। वो एकदम फ्रीली अपने हिसाब से उड़ता है, सडन कुछ होता है और वो आता है तो एक ऑब्वियस एक शॉक लगता है, प्लस ब्लीडिंग होता है। तो इसमें जब कंपैरिजन देखा गया तो होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन्स हैं जिनका रोल कंपैरेटिवली जब रेस्क्यू करते हैं उस टाइम पे वो देते हैं तो उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है ड्यूरिंग सर्जरी। तो डेथ रेट जो है वो कम हो जाता है और सक्सेस रेट जो है कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा आता है। तो ऐसे में हीलिंग उनका डेथ रेट कम हो गया, प्लस सर्जरी के बाद में जो भी उनका एडवाइस होता है मेडिसिन का, उसके साथ में उन्होंने कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन को एड ऑन के लिए एडवाइस किया। जब हम लोगों ने उनको दिया तो हमें सक्सेस रेट में और भी अच्छा इजाफा हमें देखने को मिला कि जो बर्ड ऑलमोस्ट 6-7 दिन में जाके रिकवर कर रहा है, वो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में उसको हम पर्चिंग एरिया में छोड़ने के लायक वो बन जाता है। तो उसका सक्सेस रेट और बढ़ गया। तो जो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच जो होम्योपैथी का जब हम वेटरनरी के साथ में, और ऑब्वियस है कि ये सारा जो सुपरविज़न होता है, ये ऐसे जो वेटरनरी डॉक्टर्स जो कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, होम्योपैथिक सर्टिफिकेशन के साथ में प्रैक्टिस करते हैं, उनके अंडर में सारा प्रोसेस रहता है। तो ये तो होम्योपैथी के साथ का जो ये कनेक्शन रहा। दूसरा सवाल आपने किया था कि जो एक कॉमन पब्लिक जो है उसका कैसे इसमें रोल हो सकता है। तो एक तो ऐसे कॉमन पब्लिक जो ऐसे जोन में रहते हैं जहाँ पर पतंगबाजी होती है, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर हम बात करें तो भारत में हर जगह सेम लेवल का पतंगबाजी नहीं होता है, तो इसलिए इंजरी जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मिलते हैं। तो जहाँ पतंगबाजी होता है ऐसे जगहों पर कई एनजीओज वर्क करते हैं। एनजीओज नहीं भी है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो एटलीस्ट है ही है।
उनके स्पेसिफिक नंबर होते हैं जो ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाते हैं। कभी भी ऐसा होता है तो हमेशा आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या कंसर्निंग जो एनजीओज हैं उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो वो रेस्क्यू करेंगे उसका स्पेसिफिक पैटर्न की तरह। दूसरा जो बहुत कॉमन जो जो करते हैं कि वो बर्ड हमेशा जब उसको इंजरी होता है तो वो एक कोने में चुपचाप बैठा रहता है, तो हम जाके उसको उठाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ हम लोग बहुत सबसे कॉमनली हल्दी लगाते हैं, ठीक है, हल्दी लगाया या कुछ वो लगा के और उसको हम लोग कुछ खिलाने और पिलाने की कोशिश करते हैं कि कुछ खाएगा पिएगा तो हेल्दी होगा। लेकिन उसका अप्रोच और ह्यूमन अप्रोच में फ़र्क है, क्योंकि अगर हम ये सोचें कि वो एक छोटा सा क्रिएचर है और उसको ये नहीं मालूम है कि अगर हम उसको पकड़ने जा रहे हैं तो एक बड़ा क्रिएचर एक छोटे क्रिएचर को मारने के लिए पकड़ रहा है या बचाने के लिए पकड़ रहा है, वो उसको नहीं पता है। तो इसलिए उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा होता है, वो डरता है इस चीज़ को लेके। तो इस चीज़ के भी उसको एक शॉक आने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए अगर कोई ट्रेंड नहीं है तो कभी भी उसको डिस्टर्ब ना करें, उससे उसका हैंडलिंग प्रॉपर नहीं होगा तो वो डेथ होगा। दूसरा चीज़ उसको कुछ भी खिलाने का कोशिश, अगर हम खुद सोचें, अगर हम बहुत ज़्यादा खुद डरे हुए हैं तो हम खाने नहीं खा पाते और नहीं पी पाते हैं, तो फोर्सफुली कभी भी हम उसको नहीं खाने को देना होता है। उसको अगर वो ऐसी जगह है कि जहाँ पर बिल्ली, कुत्ता या ऐसा कोई जानवर आके उसको हार्म कर सकता है, ऐसी जगहों पर थोड़ा सा बैरियर कुछ करना पड़ेगा। अगर वहाँ पर नहीं आ सकता, कोई रूम में है, तो उसको बिल्कुल नहीं छेड़े, उसको ऐसे एज इट इज़ रहने दे, वो धीरे धीरे अपने आप रिकवर करेगा और एनजीओज रेस्क्यूअर आके उसको रेस्क्यू करेगा। आपको अगर लगता है कि शायद वो भूखा होगा तो आप कुछ खाने के लिए उसको दें। आपके पास कौन सा बर्ड वहाँ पर रखा हुआ है, कबूतर बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, लेकिन कोई भी बर्ड अगर आता है आप ऑनलाइन आप सर्च कर लें कि इसका कॉमन फूड क्या है, वो फूड आप रख दें, पानी वहाँ पे रख दें, सॉरी पानी को आप वहाँ रख दें, वो जैसे ही हेल्दी होगा वो अपने आप वो उसमें लेगा। तीसरा गलती जो करते हैं कि उसको चोंच खोल के खिलाने की या पिलाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या है कि बहुत कॉमनली चोंच खोलने के बाद में, क्योंकि उसको हम पकड़ के चोंच खोलते हैं फोर्सफुली, तब वो डरता है और वो लंबी सांस लेता है। तो जो हमें पाइप जो दिखता है वो असली में उसका सांस की नली का पाइप है। तो हम जब उसको डालते हैं तो वो उसके खाने की नली में नहीं डाल के, यानी कि इंटेस्टाइन के और इसोफेगस नली में नहीं डाल के, हम उसके ट्रेकिया में डाल देते हैं। हमें लगता है कि शायद हमने अच्छा किया है, लेकिन वो अभी तो डाल दिया, कुछ टाइम के बाद में तब नहीं, क्योंकि तब तक वो रेस्क्यू हो चुका है, ट्रीटमेंट में चला गया, लेकिन तब तक उसको लंग्स में निमोनिया डेवलप हो जाता है और उस टाइम पे उसको बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एक अच्छा काम करने की जगह और अवेयरनेस नहीं होने की वजह से उसका जो नुकसान है वो बर्ड को भुगतना पड़ता है। तो कभी भी फोर्सफुली कभी नहीं हमें खिलाना चाहिए, कभी पिलाना नहीं चाहिए, रख दें, वो अपने अकॉर्डिंगली वो उसको ले लेगा। फोर्थ थिंग कि कुछ भी उसके घाव पे लगाना। हल्दी जो है एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जाता है और भी बहुत चीज़ें वो लोग भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट ये रहता है, क्योंकि इनके फैदर होते हैं बहुत ज़्यादा, तो ब्लड के साथ में जो भी हम लगाते हैं वो उस पर चिपक जाते हैं और वो चिपक के जब तक वो ट्रीटमेंट टेबल पे पहुंचता है तब तक वो हार्ड हो चुका होता है। तो अभी अगर इंजरी इतना है तो अभी जब उनको हटाया जाता है, फैदर हटाया जाता है, तो इंजरी बढ़ जाता है और ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाता है। और ऐसे में उसमें ऑलरेडी पहले ब्लीडिंग था और अभी ब्लीडिंग की वजह से उसमें बर्ड के जो है मतलब डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हाइपोवोलेमिक शॉक में जाने का बर्ड का चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए अगर बर्ड अगर इंजर्ड है और ब्लीडिंग अभी बहुत एक्टिव नहीं है, एक आध बूंद आपको दिखा, लेकिन अभी जहाँ बैठा है वहाँ वो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उसने अपना पोजीशन ऐसा ले लिया है जहाँ पर उसका जो इंजरी है वो ऐसा दब गया है, अभी उसमें ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, तो उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। बहुत कम केसेस है होते हैं जहाँ कंटिन्यू ब्लीडिंग होता है, उसका एक टेक्निकल तरीका होता है बर्ड को हैंडल करके और उसको जो है प्रेशर देने का। तो मेरे ख्याल से उसको थोड़ा टेक्निकली सीखने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ किया जा सकता है जिससे उसकी जान बचाई जा सकती है। अब बात होता है कि
रेस्क्यूअर जो है वो आ रहा है। किसी किसी केस में, क्योंकि रेस्क्यूअर के पास में भी जब इस तरीके के कोई ओकेजन रहता है तो इंजरीज होता है, तो उनके पास बहुत काम होते हैं, तो हो सकता है कि आने में थोड़ा सा लेट हो रहा हो, तो ऐसा लगा कि ठीक है हम जाके दे आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास में कैंप है या हॉस्पिटल पास में है। तो जब जाते हैं तो बहुत कॉमनली ये रहता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, तो इसलिए गाड़ी में ले जा रहे हैं या कार में ले जा रहे हैं, तो गाना बजाते हुए लेके जा रहे हैं। तो इस वजह से भी उनको, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि वो जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एक बंद केज में, वो उनके अच्छे के लिए हो रहा है कि, और उस पर से साउंड और है। तो कभी भी जब ट्रांसपोर्ट होता है किसी बर्ड को, कभी भी साउंड और वो सब नहीं करने का है, और पी पी पॉपो ये नहीं करने का है। हमेशा शीशे बंद, और ज़्यादा हॉर्न नहीं, और बहुत मतलब झटके में गाड़ी नहीं चलाना है। और जब भी किसी बर्ड को किसी बॉक्स में अगर रखना है, तो हमेशा पहले बॉक्स में आप छेद कर दें, छेद करके फिर उसको उसको रखें, जिससे कि उसको वेंटिलेशन का इशू ना हो। ये कई बार कैसा होता है कि उसमें बॉक्स में रख दिया, फिर एकदम से याद आता है कि यार इसमें छेद तो किया नहीं है, अब हम बर्ड को निकालेंगे बहुत दिक्कत होगा, ऐसे छेद कर दो, ठीक है। अगेन अपने आप को आप रियलाइज कीजिए, अगर हम इंजर्ड हैं और हमको एक बड़े क्रिएचर ने एक बॉक्स में बंद किया है, अब बाहर से कुछ ऐसा आ रहा है कि वो छेद कर रहा है, तो कितना ट्रॉमेटिक, मतलब मेंटल ट्रॉमा डेवलप होता है। तो कभी भी इस तरीके का नहीं करना है। आप अगर ऐसा आपको लगा कि आप भूल गए, वापस बर्ड को आप बाहर निकालें, उसको बॉक्स में आप छेद करें, फिर उसको वो करके और आप लेके जाएं। तो ये इसका एक ट्रांसपोर्ट का सबसे अच्छा तरीका होता है। और सेम जो मैंने जितने भी इंजरीज आपको बताया है, वो सेम चीज़ें जो हैं, अगर आप किसी बड़े राइज बिल्डिंग में हैं या ऐसी जगह पे जहाँ पर फैन तो एटलीस्ट आई थिंक सब जगहों पे है, अगर फैन से भी इंजरी अगर होता है तो उसमें भी हम लोग ये काम कर सकते हैं। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि एनिमल टू एनिमल या बर्ड टू बर्ड ऐसे ट्रांसफ़र होते हैं, और ह्यूमन को वो बीमारियां जो हैं इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, या बहुत कम करती हैं या नहीं करती हैं। लेकिन ह्यूमन जो है उसका माध्यम बन सकता है उसको ट्रांसपोर्ट, बीमारी को ट्रांसपोर्ट करने का। तो ऐसे केस में कैसा होता है कि हमने बर्ड को हैंडल किया, और बर्ड को हैंडल करने के बाद में आज बहुत घरों में पेट्स हैं, और बर्ड को हैंडल करने के बाद में आपने अपने पेट को हैंडल किया, या पेट को हैंडल किया था आपने तुरंत आके उसको किया, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है, कुछ डिजीज नहीं हो रहा है, लेकिन उनमें आपस में डिजीजेज स्प्रेड होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि वो बीमारी ह्यूमन की इम्यूनिटी पे इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन उनकी इम्यूनिटी पे वो इफेक्ट करता है। तो इसलिए कभी भी कोई भी बर्ड को हैंडल करना है तो हमेशा ग्लव्स पहन के हैंडल करें, और उसके बाद में आप ग्लव्स को सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कार्ड करें, और उसी के बाद आप एक दूसरे एनिमल को आप हाथ लगाएं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर घर में हम ग्लव्स लेके रखते हैं। तो अगर ऐसा नहीं है तो जो भी हाथ धोने का जो प्रॉपर टेक्निक होता है, कोविड में सबने वो टेक्निक सीखे हैं, उस तरीके से पूरा जो है हाथ आप वॉश करें, सैनिटाइज करें और उसको हैंडल करें। अगेन वो करने के बाद में फिर वापस हाथ को वॉश करें, सैनिटाइज करें, और आपके पेट को जो है वो आप हाथ में लगाएं। ये तो बहुत ही स्पेशलाइज तरीका हो गया बर्ड्स को हैंडल करने का। मतलब मैं अगर मेरा अभिप्राय मानेंगे तो मुझे लगता है कि इट इज़ बेटर टू लीव इट टू द एक्सपर्ट्स, जिन्होंने दिन रात इसमें काम किया है उन्हीं को बुला लो। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि नुकसान नहीं हो और सही तरीके से काम हो जाए। ओके, अभी इसमें ऐसा कुछ है, क्योंकि हमने एक आपने ना पीकॉक के बारे में बात किया था कि जब ऐसे कोई जिसे आप शेड्यूल्ड बर्ड्स बोलते हैं, तो वो क्या है, थोड़ा अगर आप थोड़ा बता सके हमको, और ऐसा अगर कुछ होता है तो क्या करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि हम बहुत कॉमनली हम लोग पीकॉक को जानते हैं हमारे नेशनल बर्ड की वजह से, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कैटेगराइज किया हुआ है, जिसको हम शेड्यूल बोलते हैं। तो उनके जिस तरीके से उनका इम्पोर्टेंस नेचर के लिए विलुप्त होते जा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली उनका हायरार्की सेट होता है। तो इसीलिए कोई भी बर्ड जब आपके पास में आता है, या आपको ऐसा दिखता है कि एक अलग टाइप का जो बर्ड है, जो कॉमनली लाइक मैं तो बोलूँगा सभी बर्ड को, अगर वो आता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें, उसको हैंडल करने नहीं जाए,
क्योंकि अगर ये नहीं मालूम है कि ये कौन सा शेड्यूल्ड बर्ड है और आप उसमें कुछ करने जाते हैं और अगर कुछ मिस हैपनिंग आता है तो उसमें पूरा केस बनता है। तो लेकिन एक भारत के नागरिक होने की वजह से हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कैसे मालूम है कि वो कोई बर्ड जो है वो कोई माइग्रेट बर्ड था सपोज, और वो इंजर्ड होकर कहीं आके बैठा है, वो चुपके अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहा है और मेरी नज़र पड़ती है, तो ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाएगा, वहाँ पे नियरेस्ट जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसका मिल जाएगा, एनजीओज़ का मिल जाएगा। एनजीओज़ हमको आगे का नंबर दे सकते हैं, तो उनको इन्फॉर्म करना है कि इस एरिया में इस जगह पर मुझे ऐसा बर्ड मुझे दिखा है, तो वो एक टाइमलाइन मांगते हैं। तो उस टाइम तक थोड़ा सा उनको देखकर तो वो आएंगे और उसको प्रॉपरली रेस्क्यू करके जाएंगे। इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि ये एक कंबाइंड काम चलता है कि अगर मान लो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसी काम में अगर व्यस्त है, वो नहीं जा पा रहा है, तो वो किसी न किसी एनजीओ को वहाँ भेजता है। कोई एनजीओ अगर बिजी हो तो दूसरे एनजीओ को भेजता है। जैसे अगर कई एनजीओ में मैंने देखा है कि कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, लेकिन फॉरेस्ट के इसमें, वाइल्ड लाइफ के उसके इसमें मुझे सबको इतना अच्छे से काम करते देखा कि उस एरिया में है, मुझे कॉल आया है, लेकिन उस एरिया में कॉल करने के लिए जो है बात मैं नहीं पहुंच सकता टाइमली, तो वो ट्रांसफ़र करते हैं नियरेस्ट एनजीओज़ को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। तो एक तो कभी भी दिखता है तो हमेशा आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको कॉल करें। ये तो सच में मतलब आज का जो वार्तालाप हुआ वो बहुत ही सुपर स्पेशलाइज्ड, जिसे हम बोलते हैं ना, इस तरह का वार्तालाप हो गया है। बट नहीं, अच्छा है, मुझे लगता है ज़रूरी है कि हमको इस चीज़ के बारे में भी पता हो। इसमें मैं कुछ जोड़ूँगा, क्योंकि है ना, ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस टॉपिक को, जो हमारा जो बात हुआ उस टॉपिक को आप पॉडकास्ट में लेकर आए। क्योंकि पूरे एनवायरनमेंट में हर एक क्रिएचर का अपना एक इम्पोर्टेंस है। और आज अगर हम बात करें तो हमें कबूतर तो कॉमनली दिखता है, लेकिन बाकी बर्ड्स कहाँ गए? स्पैरो तो पहले जब हम छोटे थे हमने स्पैरो बहुत देखा है, आज स्पैरो नहीं दिखता है। एक बर्ड था गिद्ध, आपने सुना होगा, तो गिद्ध जो है पहले फिर भी दिखते थे, अब नहीं दिखते हैं। तो ऐसे ही बहुत बर्ड है, उनका इस एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो छोटे छोटे कीड़े, छोटी छोटी चीज़ें उनको खा जाते हैं, जो कि इन्फेक्शंस और जो अपने जो लैंड होता है उसका उर्वरकता बढ़ाते हैं, वो क्लियर करके उनको उर्वरकता बढ़ाने में मदद करते हैं। वो जब नहीं है तो फर्टिलाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, उसके लिए हमको उगाने के लिए केमिकल यूज़ करने पड़ते हैं। नहीं होगा तो अब नहीं होगा। अभी अगर मुझे अब अगर सब्ज़ी खरीदना है तो अभी मुझे केमिकल वाला ही खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने वो सब ख़त्म कर दिया। तो इनको अगर हम सेव करते हैं तो ये हमारे एनवायरनमेंट में ऐड ऑन होगा और वो रिटर्न होके हम तक ही मिलता है। तो इसलिए ये सिर्फ स्पेशलाइज्ड एरिया के लिए नहीं है, वो सबके लिए ही ये लागू होता है कि उनको सेव करना चाहिए हमको। यानी अगर पंछी है वो जख्मी होते हैं या बीमार पड़ते हैं तो उनको बचाने में अपना एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा फायदा होता है। हाँ जी। तो हम जहाँ हम रहते हैं, ये बात तो बहुत गहरी बोल दी आपने। बताइए मुझे कमेंट्स में आपका क्या विचार है, आपने इस बारे में कभी सुना हो, नहीं सुना हो, जो भी आपके विचार है हमें बताइए। कैसे रीच आउट कर सकते हैं इको रेस्क्यू फाउंडेशन को? किसी को अगर सीखना हो, जुड़ना हो, कोई मदद करनी हो कोई प्रकार से आपको? इको रेस्क्यू फाउंडेशन के लिए जो है अभी हम लोग राजस्थान में जयपुर में हम लोग कार्यरत हैं, और जयपुर और अलवर ये 2 जगह पे हम लोग कार्यरत हैं। जयपुर में अगर कोई हमारा जो नंबर है वो हमको ऑनलाइन में वेबसाइट है, फिर इंस्टाग्राम और यूट्यूब, फेसबुक, इनमें हम लोग अवेलेबल है, वहाँ से हम लोग तक पहुँचा जा सकता है। अगर कोई ट्रेनिंग वगैरह कोई करना चाह रहा है, इन सब कैंप में वो जुड़ना चाह रहा है, तो हम समय-समय पर हम लोग फॉर्म्स हम लोग निकालते हैं, उससे हम तक पहुंचा जा सकता है। और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा, हम लोगों का पूरा सर्टिफिकेशन है, हमारा रजिस्टर्ड है, हम लोगों का सीएसआर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशंस है, एटीजी रजिस्ट्रेशंस है। कोई अगर हमको वैसे सपोर्ट करना चाहता है तो उसमें भी हमें वो रीच आउट कर सकता है। और इसी के साथ ही जो कई ट्रेनीज़ और वेटनरी डॉक्टर्स जो हैं वो भी हमारे पास में आके ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। रेस्क्यूज़ के लिए हम लोग स्नेक रेस्क्यू वगैरह भी, रेप्टाइल रेस्क्यू भी करते हैं, क्योंकि बारिश के समय में अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर सिटी के बीच में ही जंगल है, तो इसलिए आसपास के एरिया में स्नेक का और मॉनिटर लिज़ार्ड का निकलना बहुत कॉमन हो जाता है।
तो उनका भी एज ए एनवायरनमेंट में बहुत हेल्पफुल रोल है। तो उनको रेस्क्यू करके और उनके हैबिटेट में छोड़ना, ये वाला काम भी हम लोग करते हैं। तो जयपुर में तो आई थिंक हम लोगों का जो है ऑलमोस्ट सब लोगों के पास में ऐसा है, और ऑनलाइन भी हम लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर वो मिल जाता है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं स्वरूप जी। यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद। और हम और भी बातों पे इनके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि इनके पास और भी बहुत सारे टॉपिक्स है। स्पेसिफिकली हम अगर बात करें तो होम्योपैथी से रिलेटेड उनके पास काफ़ी कुछ चीज़ें हैं सीखने के लिए। और उनके कुछ एडवेंचरस किस्से भी हैं जब वो एज अ वॉलेंटियर काम करते थे वाइल्ड लाइफ जो काउंटिंग, पॉपुलेशन काउंटिंग सेंसस रहता है उसके लिए। तो डेफिनेटली हम वापस उनको बुलाएंगे। तो डॉक्टर स्वरूप, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ होम्यो मित्रा वार्तालाप। एंड उनके जो भी लिंक्स है हम डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे, जो उनको रीच आउट कर, उनको जो पॉइंट आपको अगर उनसे जुड़ना है तो। ठीक है डॉक्टर स्वरूप, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।